जो पटाखों में आतिशबाजी में भी यूज होती है। तो गवर्नमेंट ने शायद ये डिसीजन इसीलिए लिया, और शायद सबसे पहले जब MTD10 की मेंबरशिप की मीटिंग हुई मेंबर्स की, तो मैं इस मामले में थोड़ा वोकल था कि इसको बंद किया जाए। आप लोगों को सबको मालूम है जस्ता या जिंक बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, क्या जरूरत है। और एक नया मेटल है इंडियम, आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से कहने की। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा बोलने में यकीन करता हूँ, तो ये खाली आपके दिखावे के लिए लाया हूँ। आप लोगों में कोई सोना खरीदते भी होंगे, लेते भी होंगे, आपका कस्टमर भी लेता होगा, जांच कितनी बार करवाते हैं आप लोग इसकी, या भरोसा करके ले लेते हैं? देख के मालूम चल जाता है, देख के मालूम चल जाता है। 1-2 टन का फर्क होता है तभी करवाते हैं। अगर आपने अभी PPT का देखा, 2 PPT का जो है इन्होंने टॉलरेंस दे रखी है, क्या वो देख के मालूम पड़ जाता है? देख के तो मालूम नहीं पड़ सकता। आपको मालूम है कोरोना में एक RT-PCR टेस्ट बड़ा पॉपुलर था, और एक रैट था, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक थी। कोविड टेस्ट का RT-PCR 66% सेंसिटिव होता है, मतलब 3 में 2 टेस्ट सही होंगे, तीसरा गलत हो सकता है, कोविड जैसी बीमारी का। और रैट किट में आधे 50%, निकल गया तो निकल गया, रह गया तो रह गया। अगर हम ऐसे भरोसा नज़र का या दिमाग का करने लगे तो हम शायद वही करेंगे जो कोविड में होता है। तो हमारा ये यकीन है, मेरे यहाँ अपनी फैक्ट्री में हमारा सीधा सीधा रूल ऑफ थंब है, 100% मटीरियल इनकमिंग, अंदर आने वाला जो भी सामान है उसकी 100% की जांच होगी ही होगी, वो चाहे XRF से हो चाहे FIRSA से हो। हम अपने बहुत बड़े कस्टमर का भी मटेरियल वापस दे चुके हैं, जिसके लोग पैर पकड़ने के लिए पूरे देश में दौड़ते हैं, तो हम उनको भी वापस कर चुके हैं। और उनसे हमारा इस बात को लेके बहुत डिबेट होता है। जो आप लोग बेल या अलॉय बोल रहे हैं, वो बाजार से मेटल चलते चलते खरीद के काम में मत लिया करिए। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी उसमें काम करते दिक्कत भी आती है, तार पतरा, मैं थोड़ी सी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करूँगा, फट जाता है, उससे सही नहीं निकलता, फटता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप हर कहीं से कॉपर खरीद लेते हैं, हर कहीं से सिल्वर। जी जी। सिल्वर जो होता है वो आपके यहाँ आगरा बहुत बड़ा मार्केट है, और जैसे सीक्वल वाले मेरे को बताते हैं कि दिल्ली आगरा जितनी चांदी आती जाती है हिंदुस्तान में और कहीं नहीं आती जाती, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों के पास मेरे ख्याल से सिल्वर सोर्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छा सोर्स अवेलेबल है। आगरा से बड़ी मंडी नहीं है चांदी, मुझे ऐसा लगता है। तो जो मैं ये बोलना चाहता हूँ वही है कि आप क्वालिटी यूज़ करिए, अलॉय जो लेते हैं वो अच्छी जगह से लीजिए, अच्छे सोर्सेज से लीजिए। आजकल रेडीमेड अलॉय भी आने लग गए हैं, जिसके एप्लीकेशन अलग अलग हैं, कोई तार पत्रे में ठीक चलता है, कोई कास्टिंग में ठीक चलता है। चांदी में आजकल ऐसे अलॉय भी आ गए जो टार्निश नहीं होते, जैसे आपने मूर्ति बना के मंदिर में रख दी है तो 10-20 साल तक वो काली नहीं होगी, लेकिन शायद उससे आप बर्तन नहीं बना सकते तार पत्रा निकालने में डिफिकल्टी है। और आप कैलकुलेशन वगैरह, वजन वगैरह सब ठीक ही करते होंगे, वो बताने की मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको जॉट करने का या लिखने का मेथड भी रखिए, क्योंकि हम लोग गलती कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेथड है, एक जना कैलकुलेट करता है, देता है, मिल्टिंग में भेजता है, दूसरा हमेशा उसको डबल चेक करता है। मैं जल्दी में गलती कर सकता हूँ, दिमाग सही चल रहा है लेकिन जल्दी में गलती कर सकता हूँ, और वो बिल्डिंग की जब नींव रखने में ही गलत ईंट रखने लग जाएंगे तो कैसे बिल्डिंग बनेगी? बिल्कुल सही। अगर आप लोग स्क्रैप, कटिंग, चूनस, बुरादा, डस्ट, कतरन दोबारा काम में लेते हैं, आप क्या करते हैं? टेस्ट कराते हैं। आप कैसे टेस्ट कराते हैं? मेल्ट करके कराते हैं या मेल्ट करके? ईमानदारी से बताइए, हाँ, कुछ लोग ईमानदारी। कैसे काम में सीधा ऐसे ही ले लेते हैं, टेस्ट कराते हैं। सर आगरा वालों को तो 100 में 100 देने चाहिए, इनका तो फेल होएगा ही नहीं कभी भी सैंपल। तो ये मैंने इसमें आपको यही बताना चाहा है। मैं बताऊं, चूनस को ज्यादातर मेल्ट कराते हैं, हाँ। और जो कटन होती है ना उसको तो यही काम में लेते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग आपने देखा, मैंने इसमें लिखा है, हम इसको वहाँ से आती है ना सेग्रीगेट तो। करते हैं। जो चूनस या डस्ट होती जी, है जी। उसको हम अलग रखते जी। हैं, और जो शेविंग्स हैं, कतरने हैं, तार के टुकड़े हैं, उसको हम हमेशा अलग अलग रखते रखते हैं। हैं। हमारे यहाँ इकट्ठा किया जाता है, फिर मेल्ट होता है, फिर हम उसको सैंपल करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम है आप लोगों का स्केल ऑफ ऑपरेशन किसका बड़ा या छोटा कितना है, लेकिन ये काम आप लोग भी छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चूनस या बुरादा बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके प्रोडक्ट कम से का कम बहुत कम परसेंटेज होता है। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, और जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बता दी है।
गोल्ड का कंटेंट कॉम्पोजिशन हमेशा जांचते हैं। और चूंकि हम लोग कास्टिंग भी करते हैं और शीट मेटल का भी काम करते हैं, डाई वगैरह में से भी निकालते हैं उसको, इसलिए हम लोग स्क्रैप फ्रेश 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते फ्रेश का। हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसको हमने टाइम टू टाइम रिफाइन करना ही करना है। क्योंकि आप लोग, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि आप लोग आँख से देखते हैं, गोल्ड में अलॉय में कभी कभी इतनी इम्प्योरिटीज़ होती है, इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटीज़। आप लोग, सिंपल सी बात है, बुरादा होता है, आप लोग मैग्नेट से देखते हैं, उसमें लोहे की डस्ट होती है। हाँ मैग्नेट। आप लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ फिर भी पास ऑन होकर चली जाती है? ये हॉलमार्किंग सेंटर जो पहली बार एमएमटीसी का, मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बुलाया, सर हमें स्क्रैपिंग में दिक्कत आ रही है। नहीं चालू हुई थी, इनके पास टूल नहीं थे, बर होते थे तो मैंने जाके पूछा आप लोग किस चीज़ से स्क्रैपिंग करते हैं? उन्होंने कहा हम लोग सर्जिकल ब्लेड से स्क्रैपिंग करते हैं। तो मैंने कहा ये तो आप अपना सैंपल खुद कंटेमिनेट कर रहे हैं। कोविड का सैंपल हेल्दी मरीज का लिया और किसी के कोविड हुए मरीज के सैंपल से उसका टच कर दिया हाथ, वो सैंपल में चला गया। ये तो वही बात हो गई ना, नहीं है उसको भी कोविड आ जाएगा। और अगर आप किसी से भी ले रहे हैं, अननोन है, स्क्रैप है, हमेशा यही सजेशन होता है उसको एक्सआरएफ करवाइए, उसको फायर ऐसे करवाइए। आप देखते हैं इंपोर्ट्स पे बड़ा कंट्रोल है और उस वजह से बहुत सारे लोग, जो आप लोग अभी, कोई ब्रेड बोलता है, कोई चॉकलेट बोलता है, और शायद आगरा में भी कुछ लोग अपने घर में या गली में मोहल्ले में बैठ के बनाते हैं उसको। ऐसा होता है यहाँ पे? ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा मार्केट आगरा है, यहाँ गोल्ड बार नहीं बनाने वाले कलाकार हैं। मैं नहीं मानता। पलटा वाले हैं, पलटा करते हैं, करते हैं ना, उनकी क्या गारंटी है अंदर क्या डालते हैं? आपको मालूम है, जब आप लोग तो सही बात, टीडियां निकल गई इसमें, जब पोर करके बीच में रख के साथ पोर करके चले, आपको क्या मालूम अंदर क्या है? वो तो एक्सआरएफ भी फेल हो जाएगा उसमें। सुन के अच्छा लगा या खराब लगा? अभी हमने देखा जैसे सैंडविच करके बार बनती है, वो इस टेक्निक से भी बनती है। जब आप ढालने जाते हैं, पहले से गरम किसी मेटल का टुकड़ा रेडी रखा, ढालते चले गए, और जब एक लेयर थोड़ी ढल गई उसके बीच में रखा, उसको होल्ड करके रखा, ऐसे दबा के ऊपर से उठा, बहुत अच्छा सैंडविच बनेगा। पहले बहुत पार्ट आए थे इस तरह के, अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं। अपने देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने साहूकार हैं। 24 कैरेट सोना 1065 डिग्री पे मेल्ट होता है। आप लोगों में कितने लोगों को पहले से पता था? इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.30। अगर वैक्स बोम से या पानी से इसको कंपेयर करेंगे तो ये 19 गुना भारी है। और इसकी हार्डनेस 2.25 है मोर्स स्केल पे, प्योर स्टेट 24 कैरेट में। ये एक नाखून से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है 24 कैरेट सोना। शायद आपने पतरा निकाला और उसको तपा लिया हो, दांत से चलाएं तो शायद आपके दांतों में शार्प हो जाएगा। करेक्ट। आपने कटिंग काटी, अगर उसको आपस में ऐसे नॉक करें तो चिपक भी जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी मेलेबल है। तो डक्टाइल है, मेलेबल है, इसीलिए इसके अलॉयज में इम्प्योरिटी कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटी, आज जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, मैंने बहुत जगह देखा है एल्यूमिनियम के बॉक्सेस में लोग सोना रखते हैं, ऐसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या गारंटी है उसके साथ सरफेस स्क्रैच होकर कंटेमिनेशन नहीं होता? मेरा कहने का मतलब है, एक लैब में जैसे सोना यूज करते हैं, जब तक आप एलॉय नहीं करते तब तक उसको वैसे यूज करते। एक साफ जगह होनी चाहिए। चांदी की अंगूठी एक में सोने की पहन लेते हैं ना, तो उसका भी असर आ जाता है बिल्कुल। बहुत सारे लोग कई बार लेके आते हैं चीज़ें सफ़ेद हुई हुई। आपने देखा होगा, जैसे घर में ब्लड प्रेशर की मशीन है या थर्मामीटर होता है, उसमें से अगर मरकरी निकल जाता है, टूट जाता है, लीक होता है, तो लाते हैं कस्टमर। आप लोग समझते हैं उसको? पारा बोलते हैं। तो वैसे और भी बहुत सारे मेटल हैं जो कभी कभी रिएक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, ये कभी कभी सरफेस के साथ रिएक्ट करता ही करता है। और इनका जो कंटेमिनेशन होता है, आप कभी भी गलाएंगे तो फूटना हो जाएगा, टूटना हो जाता, सोना फूट जाता है ना। तो ये सब चीज़ें। अब ये देखिए, मैंने थोड़ी सी आपको 22 कैरेट के अलॉयज़ यहाँ देखे लिखे हैं 917। हमने 917, मेरा ये बहुत पुराना टेबल है, आप इसको 916 भी कर सकते हैं। इसमें सिल्वर AG करके डिनोट सिल्वर किया हुआ है, और 2.8 जो ऊपर देखिए CU कॉपर के नीचे, ये कॉपर है। तो इसके आप अलग अलग हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, आपको काम आ सकते हैं। आप लोग चाहें तो फोटो ले सकते हैं इसका।
ये मेल है ना सर? हाँ जी। 91-60 के लिए जो है अब आप लोग शायद ज़्यादा समझेंगे बंगाली ना। 5.5 ग्राम चांदी और अभी ये कहीं से काम करके आते हैं, इनको वहाँ दुकानदार खाली कैडमियम देता है, तो मेरे यहाँ के काम करने लगे, तो आते ही सुबह सुबह आके बोलेंगे एक टू केडियम दी, तो एक टू केडियम लाग दे। मेरे यहाँ जो मैनेजर होता है बोला तेरा दिमाग ठीक है तो क्या मांग रहा है। मैंने कहा इसको ऐसे समझाओ कि मुझे सोल्डर चाहिए। जब तुम नहीं यूज करते हो तो जबान पे क्यों बैठा रहे हो इस शब्द को। अब आप लोग गलाते कैसे हैं? बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोना गलाते हैं, क्या क्या चीज में गलाते हैं। गैस टॉर्च से कितने लोग गलाते हैं गुठाली में? फर्नेस कितने लोगों के पास है? 2 जनों के पास है। जो आपके पास फर्नेस है वो शायद डायरेक्ट कॉइल टाइप है, करंट भी लग जाता है क्या उसमें? कभी कभी देर से गर्म होती है क्या? जो आजकल मेल्टर आते हैं उनको मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मेल्टर होता है, उसमें मेटल को जब आप डालते हैं गोल्ड को, इंडक्शन का मतलब वो मेटल को इंड्यूस करता है। आपकी जो बाहर कॉयल होती है उसमें पानी चलता है, वो कॉयल नहीं गर्म होती, सिर्फ गोल्ड गर्म होगा। आप जैसे ही गोल्ड मेल्ट हो रहा है इसमें गुठाली के बगल में, आप यहाँ तक आ सकते हैं। उसका फ़ायदा इंडक्शन मेल्टर का ये होता है कि उसमें स्टरिंग एक्शन होता है। जब आप मेल्ट करते हैं तो बॉयल होता है ना, वैसे चलता रहता है मेल्ट। आप स्टरर हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए। 99% रिजेक्शन का कारण यही होता है। जो लोग कहते हैं हॉलमार्किंग फेल हो रही है, ठीक नहीं हो रहा, मेरा ये मानना है कि जनरली हमारे व्यापार में लोग डिसऑनेस्ट नहीं है काम करने का तरीका। कोई मेहनत से काम करेगा, कोई जानबूझ के तो उसको ऐसा नहीं करेगा कि उसमें डिसऑनेस्टी डालेगा। तो मेरा ये मानना है 99% यही होता है कि वो एलॉय ठीक से नहीं किया होता है और उस वजह से रिजेक्शन आता है। तो ये कारण यही है। अब मुझे नहीं मालूम है आप लोगों में कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि 200-500 ग्राम की भी आजकल फर्नेस आती हैं जो शायद 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मुझे पूरा नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पहले साल से दूसरे साल के अंदर अंदर आपके लॉस में वो आपकी मशीन पैसा वसूल करती है, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। गोल्ड लॉस जो मेल्ट होने में आपका होता है गैस टॉर्च से, उसके कंपैरिजन में अगर आप फर्नेस यूज़ करते हैं तो आप इतना फर्नेस की कीमत हमने एक साल में वसूल की। मैं तो ये कहूँगा 6 महीने में। कितने की आती है तकरीबन? हमने ले रखी हो तो बड़ी हैं, 4 किलो की हमारे पास, लेकिन आप लोग 200 ग्राम की भी ले सकते हैं, 500 ग्राम की भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए में छोटी छोटी मिक्सी की जितनी बड़ी भी इंडक्शन मेल्टर है, इंडक्शन मेल्टर, डायरेक्ट कॉयल नहीं, जल्दी मेल्ट होगा, बिजली कम लगेगी, एनर्जी सेविंग डिवाइस है। गवर्नमेंट उस पर डेप्रिसिएशन भी शायद 50% या ज़्यादा देती है, शायद 100% भी है। यस, एक काम करते हैं, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आप आराम से बैठिए, आप अपना सवाल नोट करके रखिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। मुझे अच्छा लगता है, ऑडियंस जब सवाल करती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है, ये मैंने वैसे ही ऐसी ऑडियंस के लिए बनाया था जिसको नहीं मालूम है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्री ग्लेज द क्रूसिबल विथ फ्लक्स, मतलब पहले सुहागा डाल के गुठाली को पकाते हैं कोरी में मर के लाइए, ये आप लोग सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और लोअर डेंसिटी वाले मेटल जैसे चांदी या तांबा है, उनको गुठाली में पहले रखिए, जैसे कॉपर, सिल्वर और एलॉयज, उसके ऊपर गोल्ड को रखिए, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होता है उस हिसाब से, चूंकि हाई डेंसिटी ऊपर है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें मेल्टिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, और चूंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, ऊपर गोल्ड है, समझ रहे हैं आप? तो ये सिंपल सा मेथड है, हाई डेंसिटी को ऊपर रखिए। और मैं फिर से वही इंडक्शन वाली बात कहूँगा कि उसको मिक्स करिए, घुमाते हैं। कार्बन की रॉड, कार्बन की कुछ रॉड लोग होती है। क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं, कुछ लोग सेरामिक यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर कार्बन की। कार्बन सही है। और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस फ्लक्स है या सुहागा है या कीट है, उसको पहले हटाइए। और जो आप पोर करते हैं उसमें जो कीट रह जाता है, बहुत सारे लोग उसके अलग अलग मेथड भी यूज़ करते हैं निकालने के लिए, वो आपकी मर्जी पे आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग एसिड में बॉयल करते हैं, उससे जो तार पतरे की मशीन है, रोलर है, वो शायद खराब हो जाता है, इवन आपकी डायरी में हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एसिड का ट्रेसेस रहेंगे ही रहेंगे। आप
रेजा है उसमें वैक्स लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। और करते हुए ध्यान रखिएगा, ये बहुत हैजर्डस होता है। 1000 डिग्री पे जिस मेटल को आप ढाल रहे हैं जी जी उसका एक छींटा भी आपके पैर पे पड़ गया तो आर पार नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल। सकता। ये सब आप लोग जानते हैं, कॉमन सी चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। अब जो जॉइनिंग है, सोल्डरिंग है, ये इतने टाइप की होती है। एक नॉन परमानेंट होती है जिसको हम स्क्रू असेंबली कहते हैं, या मैकेनिकल है जिस पे रिवेट करना कब्जों को। आपने कब्जे वाली बैंगल बनाई, कड़ा बनाया जिसमें कब्जा लगा है, जी जी तो उसको जब रिवेट को पीटते हैं वो मैकेनिकल जॉइंट है, श्रिंक फिटिंग। जैसे किसी चीज़ को गर्म करके ठंडा किया और उसी टाइम वो फिट हो गया, उसमें नहीं निकलेगा। सॉलिड स्टेट है डिफ्यूजन बॉन्डिंग, डिफ्यूज़ करना, उससे भी बॉन्ड हो जाता है। प्रेशर और फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये मेथड गोल्ड ज्वेलरी में आजकल कम कामयाब है। फ्यूजन वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस स्पॉट है, सीम वेल्डिंग है। आज से 4 साल पहले जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनमें एक कंसल्टेंट थे चुप साहब, हम लोगों ने 80 घंटे का उनसे सोल्डरिंग के प्रोग्राम का टाइम कहा कि 80 घंटे का चाहिए। तो उन्होंने जो ईडी थे स्किल काउंसिल के, उनसे बहस कर ली, 8 घंटे में होता, तो क्यों 80 घंटे चाहिए इसके लिए? तो उन्होंने मेरे को, मैं उस टाइम बोर्ड मेंबर था, मैं चूँकि सरकार की नौकरी नहीं करता तो ईडी ने कहा सर आप चलो, आप थोड़ा सा वोकल होकर बोलना, ये हमारी नहीं सुनता, मैं तो नौकरी करता हूँ काउंसिल की, तो आप चलो, ये ऑफ द ट्रैक है। तो हम पहुँच गए। वो चुप साहब जो है वो ITI को अपना भगवान समझते थे कि जो ITI से ट्रेन होकर आता है उसी को सब कुछ आता है, ताकि सुनार के बच्चे को या कारीगर को कुछ नहीं कुछ नहीं आता। मैंने कहा सर कोई भी नया बच्चा आएगा, ज्वाइन करेगा, उसको सोल्डरिंग सीखते सीखते 80 घंटे आप लोग क्या समझते हैं बताइए? दिन के अगर 5 घंटे 6 घंटे एवरेज, आप सारे दिन तो सोल्डरिंग नहीं करेंगे ना। मैं 80 घंटों का 80 दिन एवरेज मान लिया, तो आपको एक ठीक ठाक अच्छी खासी सोल्डरिंग जोड़ना 80 घंटों में आ जाएगा। ठीक जाता है। उनका 8 घंटों का तर्क मैंने नहीं माना। मैंने कहा सर नहीं संभव होगा 8 घंटे का। मेरे को कहते हैं कि आपको क्या मालूम सोल्डरिंग कैसे होती है? सुनार के बच्चे को ये कह हाँ वो दे। चुप जाती है। मैंने कहा सर मैं सुनार का बच्चा हूँ, मेरे से आप गलत डिबेट पे मत जाइएगा। ये सही। मेरे को कहते हैं कितने टाइप की जॉइनिंग होती है, हाँ। सोल्डरिंग कैसे होती है, तो मैंने उनको ये निकाला और मैंने कहा सोल्डरिंग जो है वो कैपिलरी एक्शन से फ्लो करती है। आप वो चीज़ों को पेरेंट मेटल को जोड़ते हैं, जी इसके ऊपर सोल्डर अप्लाई करते हैं, इसका टेम्परेचर तीनों चीज़ों का रेज करते हैं इकट्ठा। आप इस तरफ का टेम्परेचर ज़्यादा रेज करेंगे तो वो- सोल्डर फ्लो होके इधर आ जाएगा। ये आप लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अच्छे से जोड़ दिया हाँ तो कैपिलरी एक्शन में जॉइंट तक सोल्डर फ्लो होके नहीं जाएगा, है ना। तो मैंने जब उनको कैपिलरी एक्शन बताया ऐसे होता है, उनको ये लगा कि गोल्ड में ज्वेलरी में जो सोल्डरिंग और जॉइनिंग होती है वो टिक वेल्डिंग से, स्पार्क टिक। मैंने कहा सर अगर ये आप किसी ऑटोमोबाइल वाले से बात करते हो तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे होगा। रहते से सुना दिया फिर। आप गलत जगह गलत बात कर रहे हैं। मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई। मैंने उनको ये भी कह दिया मैं आपकी नौकरी नहीं करता हूँ, और अगर आप ऐसे ही रजिस्ट करेंगे मैं मंत्री जी को लिखूंगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में उन्होंने, वो जब भी मिलते थे मेरे से, अभी भी मिलते हैं, कहते हैं आपने मेरे से बड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा मैंने आपसे कोई झगड़ा नहीं किया, आपके सामने तथ्य रखे, झगड़ा क्या करना है इसमें? आप अपना काम कर रहे हो आप करो, हम अपना कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं, आप सरकार की तरफ से हो, लेकिन आप सही को तो सही बोलो। तो ये आप देखिए कि टेम्परेचर जो होता है एक सॉलिडस होता है, जब आप उसको लाल करते हैं हीट करते हैं। आप लोग बंकनाल यूज़ करते हैं, मेरे को ये लगता है टॉर्च यूज़ करनी चाहिए। टॉर्च यूज़ किए कभी और भी? हाँ करते हैं। आपके यहाँ भी मिलती होगी मार्केट में, गैस टॉर्च आती है, आप लोग करते हैं करते शायद, हैं ज़्यादातर। है ना। तो अभी इन्होंने मेरे से कल का सर कुछ डेमो अरेंज करा दीजिए। मैंने पहले तो सोचा करवा देंगे, फिर मेरे को लगा कि मेरे यहाँ IGL की गैस पाइपलाइन लगी हुई है, मैं कैसे उठा के लाऊंगा। तो अगर आप टॉर्च यूज़ करते हैं, टॉर्च यूज़ करिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। टॉर्च से आपको थोड़ी फ्रीडम मिलती है, एक्यूरेसी जल्दी आती है, क्योंकि आप जनरली ब्लो पाइप या बंकनाल यूज़ करते हैं, आपका बहुत सारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है, आपको देखने में कुछ रुकावट होती ही होती है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका आप इतना क्लियर विजन होगा नहीं। तो लिक्विडस है जब जिस पे टेम्परेचर पे वो मटेरियल जो है वो लिक्विड हो जाता है, जैसे सोल्डर इन केस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको पेरेंट मेटल को लिक्विड नहीं करना होता, यही बेसिक है। ये भी मैं कहता हूँ आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग सब इसके पंडित हैं। अब ये देखिए फ्लो पॉइंट जो होता है ये 15 से 25 डिग्री जो है लिक्विड। अब ये आप नाप नहीं सकते, तो यहाँ क्या काम आता है,
जो आपने सबसे पहले बताया, नज़र। तो यहाँ नज़र काम आती है, प्योरिटी टेस्टिंग में नज़र नहीं काम आता। अनुभव भी काम आता है। तो ये सब ऐसे ही है। आपको जैसे हार्ड शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े स्लगिश होते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से टाका या शोल्डर बनाते हैं। वो मैं अभी जो फार्मूला आपको दिखाऊंगा, आप इसको कम ज़्यादा करके फ्लक्स लिबरली यूज़ करना है। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे एक बड़े कस्टमर हैं, उनको शोल्डर कट की बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टोर से रिटर्न आते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करिए। हमने कहा हम कुछ नहीं करते, जो आप प्लास्टर और पेरिस मिक्स करके डालते हो ना, जी। तो मैम चुटकी भर बोरी पैसे अरे चलो जी जी। बंगाली बोल रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। ये मैंने बता ही दिया कि जब आप पेरेंट मेटल है उनको ध्यान रखेंगे, उनका टेम्परेचर इतना नहीं रेज किया। अब बहुत सारी जगह आजकल सोल्डर या सोल्डरिंग जो है फर्नेसेस में, जैसे चेन्स है, चेन चैम्बर में से पास होती है, कंट्रोल टेम्परेचर होता है, उस पर सोल्डर के साथ लगी चेन पास होती है, वहाँ आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी को नहीं कर सकते। अब कास्टिंग है या 3D प्रिंटिंग से जो आजकल ज्वेलरी बनती है, उसमें इतनी जॉइनिंग होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ज्वेलरी अब वैसे ही बनेगी, हाथ से बनाने वाले नहीं है, कास्टिंग से बनती है। तो ये मैंने आपको बताया कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटी से काम करता है। अब आप कांच पे पानी डालेंगे तो कैपिलरी एक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग नेचर की है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जहाँ आप दो मेटल को जोड़ रहे हैं, गोल्ड को, और उसके बीच में सोल्डर गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिलरी एक्शन से अगर बाल की जितना गैप है ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लेगा, उसको खींच लेगा। आप लोग तो करते होंगे, तार भी यूज़ करते हैं या शोल्डर का वायर, टॉर्च यूज़ करने वाले जनरली वायर यूज़ करते हैं, उससे वो अप्लाई करते चलते फटाफट सोल्डरिंग होती है। ये एक सोल्डर का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये प्रैक्टिकल है, हमारे बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। जिंक हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, और जिंक को आप थोड़ा इंडियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड की प्योरिटी जो है वो 916 है, गोल्ड 1000 में से 916 गोल्ड है। समझ गए आप बात को, 1000 में से 916 गोल्ड है, बाकी दूसरी चीज़ें आप ले सकते हैं। बेसिकली आप 1417 स्टैंडर्ड को पढ़ लेंगे तो उसका क्रक्स क्या है, आप 4 पेज का स्टैंडर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है, 4 मेटल नहीं यूज़ करना। क्या था 4 मेटल, क्या थे आपने छिले? बोलिए कोई। बोलो बोलो। और 4 मेटल कौन से थे जो बताए इन्होंने बिल्कुल नहीं यूज़ करने? कैडमियम, दूसरा इरिडियम, तीसरा नहीं आप सुनार के बच्चे हो, 0 दूंगा 100 में से। देखिए कैडमियम हमेशा याद रखिए, जो सोल्डर भी यूज करते हैं लोग, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका माल उससे बन के जाएगा, बहुत अच्छे चांसेस है हॉलमार्किंग सेक्टर उसको रिजेक्ट करे। इरिडियम, रुथेनियम और ऑस्मियम, ये ध्यान रखिएगा, कागज पे लिख लीजिए, रट लीजिए, ये 3 मेटल बिल्कुल, 4 मेटल बिल्कुल नहीं यूज़ करने, आप किसी भी प्रोसेस में नहीं यूज़ करने। आपने अगर ये 4 मेटल याद कर लिया, आप समझिए आपने IAS 1417 ही याद कर लिया। 4 पेज का स्टैंडर्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोग लिख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और ये कहीं कहीं पे हम स्टॉपिंग ऑफ रिपीट करना सर, थोड़ा हाँ, रिपीट करना थोड़ा। क्या चीज़? 4 मेटल। 4 मेटल जो आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, वो पहला है कैडमियम, जो कि सोल्डर्स में यूज़ होता है, अलॉय करने में चेन वाले इरिडियम और रुथेनियम बहुत, और ऑस्मियम। तो कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये आपके लिए नेगेटिव मेटल है, नेगेटिव लिस्ट समझिए। इसको छोड़ के आप कुछ भी करिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रांगा या लेड या टिन या लेड यूज़ करिए, क्योंकि उसके बाद वो उससे काम भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे वो ही नहीं। पर ये 4 मेटल स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। बिल्कुल। बाकी बेस मेटल्स हैं, ये टिन और लेड जो है बेस मेटल्स हैं, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे आप शोल्डर करते हैं, प्लास्टर का काम करने वाले जानते हैं कि कहीं पे नहीं लगने देना है, तो आप उसी POP को पेंट की तरह ब्रश से लगा भी सकते हैं, या आप चूना भी लगा सकते हैं, सफेदी भी जो काम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है, जो 725 डिग्री से ऊपर डिसइंटीग्रेट होता है, ये याद रखिएगा, इसका एक अपना अलग बीमारी है।
और इससे गैसेज निकलती है जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड है, जो एलॉय को ख़राब करती है आपके गोल्ड के। रैपिड ऑक्सीडेशन होता है काम करते करते, अगर आप खुले में झाल रहे हैं, शायद आपको झालना समझ में आ गैस जाएगा, बनती है। right? और आप उसमें प्लास्टर में काम कर रहे हैं तो प्लास्टर में जल्दी होगा ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने कहा था प्लास्टर में रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा बोरिक एसिड डाल सकते डाल सकते हैं, ठीक ठीक। हैं। ये जो मैंने बात बताई ये इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है, आप लोग कोई फोटो लेना चाहें तो ले सकते हाँ ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। हैं। हाँ, और अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे नहीं, बुक बोलिए, चाहिए। मैं व्हाट्सएप भी करूँ, जी जी बुक जी, चाहिए जी, सर। मैं दे दूंगा। आप लोग कोई भी मेरे को, मेरा नहीं, नंबर है, नहीं। मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगा। अब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो बार बार तो एसिड में आप पिकल नहीं कर नहीं सकते, कर उबाल नहीं सकते, तो उसके लिए वो सुहागा और जो उसमें पीओपी में आपने अभी जाके जब ट्राई करेंगे ना, बहुत सारा बोरिक पाउडर भर के मत डालिएगा, हाँ थोड़ा सा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बुझलें? थोड़ा सा ट्राई करिए, क्वांटिटी इंक्रीज करिए, क्योंकि सबके काम का एप्लीकेशन अलग होता है, सबका ड्राइंग टाइम अलग होता है। हम लोग बहुत आराम से ड्राई करते हैं, आप लोग जो पीओपी यूज़ करते हैं, मैं जो पीओपी यूज़ करता हूँ वो 10 गुना महंगा है। हाँ अलग अलग तरीके के हाँ, आते हैं। तो ये भी है। अब आप जो लोग खुले में जोड़ रहे हैं, आप फिर से उसको एसिड बॉयल, क्लीनिंग, फ्लक्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका एक्सआरएफ होने जाएगा कोई भी प्रोडक्ट और मार्किंग सेंटर में, आपने सोल्डर सही यूज़ किया है और वो जगह जगह से उसकी रीडिंग लेगा, उसको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, वो उसको सारे को डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में नहीं डालेगा। आपके लिए थोड़ा काम फास्ट होगा, इजी होगा और आपकी होमोजेनिटी प्रोडक्ट की सही रहेगी, जो मेरा ये कहना है। और सोल्डर जैसे मैंने बोला, आप लोग पतरा निकालते हैं उसकी, हाँ छोटी कट छोटी फांसी से काट बना के, काट के। और ये एक जैसे होने चाहिए, थिकनेस बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो बहुत मीडियम पतली होने से शोल्डर वेस्ट होता है, बहुत मोटी होने से खराब काम होता है। आप लोग वायर भी यूज़ करते हैं शोल्डर का, क्या करते हैं? हाँ करते हैं कुछ लोग। वायर यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी कम है, तो वायर वही आदमी मैं रिकमेंड करूँगा जो यूज़ करे, वो जो प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है। बाहर आप ओवर फिल करिए, जालने पानी वाला डालने वाला। बताएंगे। ठीक है, सही बोला ना मैंने? ये सब वही सब टिप्स हैं, आप लोगों को चाहिए दे दूंगा, बाकी तो मैं मुंह से बोल भी चुका हूँ हिंदी में खूब, और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप लोग सब करते आए हैं, बस खाली प्रैक्टिसेस को क्या होता है। ये मेरे फादर का स्टेटमेंट था, इसको पढ़िए आप लोग। वो हमेशा हम लोगों को, बच्चों को, भाइयों को, काम करने वालों को समझाते थे कि तुम एक चीज़ बनाते हो मेहनत करके 1 हफ्ते में, और सिर्फ 2 मिनट की जल्दी से उसको डिस्ट्रॉय करते हो करे हुए काम। आपने 1 हफ्ता मेहनत करके बहुत सुंदर सा कुछ बनाया, आप कस्टमर को बड़े कॉन्फिडेंस से बेचना चाहते हैं, लेकिन अब आपको लास्ट मोमेंट में जल्दी इतनी होती है, या बीच में कभी जल्दी होती है, आप कहते हैं यार कर दे, हो जाएगा। उससे क्या होता है, तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी। एक मैं प्योरिटी रिजेक्शन पे आपको फिर से वही बताऊंगा, जो कि हॉलमार्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अगेन सब आपका किया हुआ, ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने बताया वही है। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हुए क्वालिटी का काम वहीं से शुरू होता है, और आप लोगों का एक प्लान जरूर रहना चाहिए कि सैंपल कैसे करना है। जैसे इन्होंने कहा 10% सैंपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ इनबाउंड मटेरियल जो भी इन्वर्ट करते हैं हम लोग, अगर रॉ मटेरियल है 100% सैंपल, उसको कोई माफ़ी नहीं है, कितने बड़े कस्टमर का है, कितने छोटे कस्टमर का है, टैंक से है, मर्चेंट से है, कोई फ़र्क नहीं है, सबको एक ही लेंस के नीचे से गुजरना है। तो आप लोग भी कुछ प्लान बना सकते हैं कि मैं काम करता हूँ तो कितने पीरियड पे किस किस चीज़ को कैसे टेस्ट करवाऊँ। आपको स्क्रैप टेस्ट करवानी है, वो करवाने का एक प्लान बना सकते हैं कि स्क्रैप जितनी रीजनरेट होती है उसको सभी को टेस्ट कराएं, या पीरियोडिकली कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई ज़्यादा करता हो, कोई कम काम करता हो, ये आपके ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस को करेंगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। अभी तो आप लोगों को इतना नहीं लग रहा, लेकिन जैसे आप लोगों के पास, मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा, लाइसेंस कितने लोगों के पास है? BIS का लाइसेंस हॉलमार्किंग का सर है।
आप लोगों के पास 2 जनों के पास है। और सेलर्सों के पास है, कारीगरों के पास तो किसी के पास नहीं। कारीगरों के पास नहीं। अगर आप इनके गैजेटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को पढ़ेंगे, जो मैंने इनको बताया, मेरी चंद्रभान सिंह जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे उनसे मैंने मजे लिए। मैंने कहा सर लपेट तो आपने सबको दिया इसमें, क्योंकि आप तो लिख रहे हैं फॉर स्टोरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सीक्वल को भी चाहिए हॉल मार्किंग लाइसेंस। लेकिन फिर उन्होंने क्लैरिटी दी नहीं, चूँकि सीक्वल उस बिजनेस में नहीं है इसलिए उसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर स्टोरेज है या डिस्प्ले है तो इसमें भी एम्बिग्विटी है। अब आप जिनसे बात करें बहुत हाई लेवल के ऑफिसर हैं, जनरली BIS के जो लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेशन भी ठीक से नहीं आता है। इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोग अपनी प्रैक्टिस ठीक रखिए, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखिए और बताइए क्या है क्या नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ये आपके सभी के लिए लाइसेंस जरूरी करता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो नहीं। अब जैसे बैंक का लॉकर है, वो स्टोरेज के काम में आ रहा है, बैंक को नहीं लेना हॉल मार्किंग का लाइसेंस, क्योंकि बैंक उससे कंसर्न नहीं है, उसके वो खाली कस्टोडियन है, ला के रख दिया, लेके निकाल के ले गए। फिर से वही बात मैंने कही, XRF 100% सैम्पलिंग और रिसाइकलिंग वगैरह करते हुए सावधान रहिए। अब आप लोग सभी लोग तो XRF खरीद के अपनी नहीं रख सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपनी XRF मशीन ज़रूर रखिए। हमारे पास भी है, जो जनरली रिटेलर्स रखते हैं, हमारे पास उससे एडवांस्ड मशीन है जो हॉल मार्किंग सेंटर से यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों की इंसाइट भी चाहिए होती है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हम मेल्ट कर रहे हैं बार बार, एलॉय का क्या कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही, ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो आप XRF में रोज़ जाँचते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही के सैंपल का उसमें कैलिब्रेशन भी रजिस्टर होता है। आप रैंडमली गए, 4 आदमी एक XRF मशीन पे टेस्ट कराने हैं, चारों का सैंपल अगर वो 916 प्योरिटी है तो भी डेविएशन आ सकता है, क्योंकि चारों का एलॉय अलग है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 1-2 मैन्युफैक्चरर हैं, फिशर की मशीनें महंगी आती हैं, शायद जो उनकी बेसिक मशीन रिटेलर यूज़ करते हैं 11-12 लाख रुपए की मशीन आती है। अभी वो कह रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक एक मॉडल निकाल रहे हैं जिसमें कंप्यूटर टच स्क्रीन बिल्ट इन होगा, वो सस्ता होगा। अभी मुझे नहीं मालूम है कितना अफोर्डेबल होगा, लेकिन आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करिए अपना एक क्वालिटी टूल अपने पास जरूर रखिए। जैसे मैंने आपको मेल्टर का बताया कि इट पेज बैक, मेल्टर का तो मैं आप लोगों को पक्का बोलता हूँ कि आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, लिख लीजिए। नहीं होता है, वो गन से गलाते हैं ना तो उसमें लॉस होता है, प्रेशर से चला जाता है, बॉईल करता है ना। चेन का मैं बोल रहा था कि लेज़र वेल्डिंग अभी भी बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, और चेन एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सोल्डर पाउडर जो यूज़ होता है, जिसमें केमिकल में डाल के सोल्डर पाउडर में चेन को पूरी को जो है घुमाते हैं पहले, फिर उसको वॉश किया जाता है, तो जब जॉइंट्स में उसका पाउडर घुस जाता है उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, तो उसको चेम्बर में से पास करते हैं। चेन में डेविएशन के चांसेस आज भी बहुत हैं, और चेन वालों को मेरे को लग रहा है सीरियस एफर्ट लेने चाहिए कि वो लेज़र वेल्डिंग की तरफ जाए। महंगे सिस्टम है, लेकिन चेन वालों की प्योरिटी रिजेक्शन या एसेइंग में या हॉलमार्किंग सेंटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली के बहुत बड़े चेन सप्लायर हैं, मैंने उनको 0.5% एश्योरेंस दिया एक्स्ट्रा कि मैं आपको, कोई नहीं देता चेन में 0.5% एक्स्ट्रा, उसके बाद भी रिजेक्शन है। और उनका क्रोध उनकी नाक पे धरा रहता, उन्होंने कहा अपना गोल्ड ले जाओ और मेरी चेन वापस दे दो। मैंने कहा मेरे कस्टमर ने मेरे से एग्रीमेंट कर रखा है, उसका ऑर्डर टाइम पे नहीं गया, वो कल मेरे से 10 करोड़ रुपए मांगेगा, वो आप देते हो क्या? ये बताओ। बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट अबाउट रिजेक्शन कि आप मेरा गोल्ड वापस कर दो, चेन वापस ले लो, नो। तो अभी वक्त बदल रहा है, अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट बिजनेस में आ रहे हैं, आपके यहाँ ज्वेलर्स भी बहुत सारे उस मॉडल में जा रहे हैं, डूइंग बिजनेस। आजकल बहुत सारे लोग एग्रीमेंट सही कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ काम ऑन पेपर ढंग से करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा अपनी प्रैक्टिसेस आप लोग भी ठीक करें। वो वक्त आएगा किसी दिन जब कोई डैमेजेस के लिए, ऐश्वर्या राय किसी ज़माने में तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर थी, यूपी के छोटे से टाउन में, उस ज़माने में जब वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, उसकी फ़ोटो छाप दी और वो तनिष्क के ऐड से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तनिष्क वालों को हवा लग गई, उन्होंने उससे 3 करोड़ रुपये मांगे, उस बेचारे की दुकान ही 3 करोड़ की थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आने वाले टाइम में आएंगी। अब जैसे मैंने आपको सोल्डर्स का बताया, जो कन्वेंशनल सोल्डर जो आप बनाते हैं उसमें होमोजेनिटी इश्यूज आ सकते हैं, और ये
गोल्ड जो आप मेल्ट होता है आप लोग करते हैं उसमें भी आ सकता है। होमोजेनिटी का मतलब है एक सरीखा। आपने गोल्ड मेल्ट किया या शोल्डर या टांके की तार बनाई, अगर आपने उसकी 100 फुट तार खींच दिया, पतरा बना दिया, तो उसका पहले इंच से लेके लास्ट इंच लास्ट तक इंच तक प्योरिटी फर्क आ एक ही जाता होनी है। चाहिए। होमोजेनिटी वो होती है। और मैं फिर कहता हूँ इसमें फेलियर तभी आते हैं जब मेल्ट ठीक से नहीं होता। काम करने वाला बेईमान नहीं होता है, शॉर्टकट मार जल्दी करते हैं। जल्दी दिख गया ना, आँख से मेल्ट हो गया, आँख से दिख गया पोर कर। कितने लोगों ने उसका टेम्परेचर रीड आउट लिया आज? नहीं लिया। कोई नहीं लेता। हैंड हेल्ड भी आते हैं आजकल, हाँ आप दूर से भी पढ़ सकते हैं बिना डिप किए बिना। बिल्कुल आता है। कोई नहीं करता ना, हिला के देखा भाई। हाँ हाँ बस वो हाँ, हिलाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि थोड़ा मेल्ट होने के बाद पेशेंस रखिए। फिर से कैडमियम मत यूज़ करिए शोल्डर्स में, जिंक और इंडियम से रिप्लेस करिए। पीजीएम अगर आपको नज़र आता है XRF में, आपने अपने लेवल पे जांच कराई है तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आप रोज़ XRF करवाते हैं, बाद में माल का रिजेक्शन आए, वापस दे और उसको कोई दूसरा सेंटर हाथ नहीं लगाए, इससे अच्छा है कि आप पहले खुद ही उसको चेक करिए। और ये पीजीएम जैसे इरिडियम और रुथेनियम में मैंने बताया, जब आप इसको गोल्ड में डाल के मेल्ट करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक नई चीज़ है पिंक एलॉय, पिंक गोल्ड। 18 कैरेट की ज्वेलरी आजकल पिंक गोल्ड में बहुत बनती है, आप लोग भी बनाते होंगे। पिंक गोल्ड इरिडियम के बिना एलॉय नहीं बनता। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड में मेहनत करके तब कर दिया, नाउ द न्यू थिंग हैज कम, और ये रोज आएंगी नई नई चीज़ें। तो अभी आज लास्ट मीटिंग में ही हमने कहा कि वी शुड टेक दिस अप एज वेल। हम गोल्ड का नहीं, वी मेक अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर एलॉयज। तो अभी है ये, अभी इस पर बहुत जो MTD 10 कमेटी है, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, एक स्टैंडर्ड एवरेज 2-3 साल लेता है, राइट? क्योंकि उसमें इतनी डिबेट होती है, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, एक डॉट पे। और हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, हॉलमार्किंग सेंटर वाले हैं, उनको हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन करना होता है। कुछ लोग हैं उनको बेमतलब की चीज़ पे ऑब्जेक्शन करना होता है। तो ऐसे लोग बहुत हैं और डेमोक्रेसी है, आप 10 तरह के दिमागों के साथ चलते हैं, समझ सबको में साथ नहीं में आती रहते हैं। है ना, तो समझ में नहीं नहीं आ नहीं, रही। देखिए एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी है, ये चलेगा, डिसेंट चलेगा। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है इसको बढ़ाना है, और जो काम आप, सीधा ऑर्डर आया है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि जो काम आप लोग 2 साल में करते थे अभी उसको 3 महीने में करें। तो क्या होता है, जैसे क्लास में बच्चे नहीं सुधरते, उनको कह दिया जाता है ना कि बेटा बहुत मस्ती मार ली, चल इसको कल कंप्लीट कर दिला। तो वो हालत है, अभी हड़बड़ी मची हुई है। अभी देखिए कि रिफाइनर जो है आप लोग करवाते हैं, बाजार में रिफाइन करवाते, कितने लोग करवाते हैं मराठों से रिफाइनिंग? कितने लोग कराते हैं? सोना पकवाना अब तो सभी कराते हैं। पलटा होता सर, अब तो पलटा होता है, पलटा होता। एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, वो पलटा करने वाला कैसे रिफाइन करता है, आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं नहीं नहीं, वो पार्टिंग यूज करता है, उसमें डबल चांदी मिलाता है, मेल्ट करता है और सीधा उसको नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डालता है, उसको पार्टिंग मेथड बोलते हैं। फायर एसे और क्यूपलेशन में ये यूज होता है। अब उस पार्टिंग मेथड में जो रिफाइनर यूज करते हैं, इसको सही नहीं माना जाता है। इसमें आपको मशीन से करते हैं। 999 छोड़िए 995 भी गोल्ड नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी, आपने देख ली प्योरिटी जज वाली 995 में हो सकता है होमोजेनसली, आप उसकी तार निकालें, कहीं वो हो सकता है 993 है, हो सकता है कहीं 996 है। आ जाती, कई बार आती है। आती है ना? बहुत बार आती ये आप जो मार्केट में रिफाइनर है उनको बोलिए कि इसको रिफाइनिंग के मेथड को चेंज करो। एक्वा रेजिया इलेक्ट्रोलाइसिस वो अफोर्ड नहीं कर सके। हाँ, एक्वा रेजिया जिसपे डिजोल्व कर देते हैं फिर रिकवर करते हैं सेटल करके, वो थोड़ा सा बेटर मेथड है। और सबसे अच्छा मेथड इलेक्ट्रोलिसिस है, जो यहाँ की रिफाइनरी ये सब नहीं अफोर्ड कर सकेगी इलेक्ट्रोलिसिस, राइट सर? ये बहुत महंगे सिस्टम होते हैं और प्रोसेस कंट्रोल बहुत अच्छा चाहिए होता है। ये MMTC पैम्प की जो रोज़ का मेव में रिफाइनरी है गुड़गांव के पास, इंडिया में एक ही LBMA एक्रेडिटेड रिफाइनरी है, वो MMTC पैम्प की है। गुड़गांव के पास जो आपने मेवात नूह नाम सुना होगा, उस इलाके में रोज़ का मेव भी, आप लोगों के यहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है। है। हाँ, तो ये वहाँ पे जो रिफाइनरी है वो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं। उसमें आप मतलब जो रिफाइन हो गया था उसको वो तभी मिंटेड बार गारंटी और सर्टिफिकेट के साथ बेचते हैं। ये मैंने बहुत बार कहा है, क्योंकि मेरी 2 हाँ, ये देखिए, ये बहुत प्योरिटी मैनेजमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्रिटिकल है, जो रेड कलर में डिनोटेड है। परचेज, सोर्सिंग, रिसीट फ्रॉम वेंडर, जो आपका सप्लायर है, गोल्ड बार या बुलियन है। मैं हर टेस्ट को, हर सैंपल को एग्जामिन करवाना चाहता हूँ।
और नॉन कन्फर्मिटी अगर मेरे जांच में सही नहीं आया तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। और अगर आप कारीगर से या किसी और से आउटसोर्स करके बनवा रहे हैं तो ज्वेलरी में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लेस क्रिटिकल माना, लेकिन अगेन टेस्ट की नीड उतनी है। आप कारीगर बना के रहे, आप उसको XRF भी करवा सकते हैं, आप उसको फायर एसे भी करवा सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम कुछ सैंपल फायर एसे के लिए भेजते हैं, हमारी इनसाइड अपनी फैक्ट्री में बना हुआ हम फायर एसे के लिए भी भेजते हैं और हम XRF भी। क्योंकि देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी कि ट्रस्ट इससे ज़्यादा किस बिजनेस में था। एक इसका दूसरा साइड भी है। 4-5 साल पहले WGC ने एक सर्वे किया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में, तो आज की जो नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसको इन्वेस्टमेंट तो करना है, गोल्ड खरीदना चाहती है, उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं। और अगर इन लोगों को आज के यंगर जनरेशन को ट्रस्ट नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आपको ट्रस्ट है ना, गिर गया पड़ गया खराब हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट है ना फिर भी। ब्रांड देख के लेंगे। आप एप्पल देख के लेते हैं क्योंकि वो उसको ब्रांड सपोर्ट करता है, ट्रस्ट एलिमेंट उस ब्रांड के फीचर्स में इनहेरेंट होता है। हमारे पास क्या है ऐसा? एक कस्टमर की जगह बैठ के सोचिए, आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, 2000 रुपये के 70 सवाल करते हैं रिटेलर से। आप एक 2000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं, आप उसकी गारंटी, वारंटी, सपोर्ट सारी पूछताछ करते हैं। एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, उसके सारे फीचर्स सीखते हैं, खुलवाते हैं, देखते हैं, डेमो लेते हैं, अच्छी तरह सोचते हैं, समझते हैं, 2 घंटा स्पेंड करते हैं एप्पल स्टोर में, 4 बार घर पे पहले रिसर्च करके जाते हैं। ज्वेलरी के बारे में भी सोचिए ना, जो इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा है वो ट्रस्ट कहाँ से लाए? हम लोग एक साइड बैठे ना, इस साइड टेबल पे, दूसरी साइड वालों का सोचिए। यस, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, और आप लोग तो सब मेरी कम्युनिटी से काफ़ी लोग हैं, मैं यही कहता हूँ, काम करना सिर उठा के। तो उसके बाद है हमारे प्रोसेस फेजेज हैं, उसमें भी मैंने वही रखा है। फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप उसको सैंपल करवाएं, और रिजेक्शंस तो ऑब्वियसली हमेशा ही क्रिटिकल होते हैं। ये अच्छा टेबल है, आप इसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं काम में, ये आपकी मर्जी पे है, अपने यहाँ चिपका के रख सकते हैं कि ये आया तो क्या करना, ये आया तो क्या करना। और वही ट्रस्ट वाली बात है, ट्रस्ट जो है हमारे व्यापार की आत्मा है। और मैं अभी सर से बात कर रहा था कि आज से 25 साल पहले 800, 750, 800, 900 टन सोना देश में आता था, चाहे इंपोर्ट हो गया है, चाहे स्मगल हो गया है। आज से 10 साल पहले भी उतना ही आता था, अभी भी उतना ही आता है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। और गवर्नमेंट को, हमारी को ये लगता है कि इंडियन सोना बहुत खरीदते हैं, और हम लोग एशिया में लोएस्ट हैं पर कैपिटा कंजम्पशन में। इंडियन ऑन एन एवरेज, एक इंडियन 650 मिलीग्राम सोना खरीदता है, एक सिंगापुरियन 2 ग्राम खरीदता है साल। अगर हमारी गवर्नमेंट को ये सपने आ रहे हैं कि ये बर्बाद करने वाली चीज़ है, तो मेरे ख्याल से फार्मूला नहीं काम करता। ये गवर्नमेंट के DGFT और कस्टम्स और जो मेंबर कस्टम्स होते हैं बोर्ड में, मैं उनके सामने बोल चुका हूँ, सर ड्यूटी 0% रखिए। गोल्ड कंट्रोल 62 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आए, 65 में गोल्ड कंट्रोल आया, 1990 में मधु दंडवते ने उठाया, मैं सही बता रहा हूँ ना? लेकिन उससे कोई गोल्ड का स्मगलिंग या इंपोर्ट पे किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ड्यूटी चाहे 0 करिए, चाहे 40% करिए, ये क्वांटिटी उतनी ही रहने वाली है। तो आप लोग तो अपना प्रेम कस्टम ड्यूटी या टैरिफ से थोड़ा कम कर दीजिए। तो मैं वही कहूँगा, हम लोग इतने बड़े कंज्यूमर नहीं हैं, लेकिन जो हैं उसका भी ट्रस्ट को हम क्यों बिगाड़ दें? अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ ग्राहक आता है वो पैसा लेके आता है, उसकी मेहनत से कमाया हुआ है। Yes. हमें खराब लगता है ना, हमें कोई ठगता है तो हमें गुस्सा आता है कि बिल्कुल। मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, तुम मेरे को कैसे ठग सकते हो? तो उस साइड वाले को भी सोचिए। अल्टीमेट एम इसका गवर्नमेंट का क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बिल्कुल। और आज डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, हम लोग भी अभी HUID पोर्टल पे बात कर रहे थे, ठीक से नहीं चलता, काम नहीं करता, प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। बच्चा पैदा होता है ना, दांत आते हैं, उसको टीदिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जब वो चलना चालू होता है धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाता है। तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, आप लोग बैक करेंगे हमारे जैसे लोगों को, तो कमेटी के सामने हम आपकी आवाज़ और असरदार तरीके से रख सकेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम इनपुट्स मांगते हैं कोई नहीं देता है, और हम वहाँ जाते हैं तो बेवकूफ़ की तरह बैठे रहते हैं। तो ये आप लोग हमारे जैसे लोगों को बोल सकते हैं आपको क्या चाहिए। और अगर आप लोगों में कोई कमेटी ज्वाइन करना चाहता है, आपके यहाँ अगर अच्छी एसोसिएशन है, तो आप लिखिए कमेटी को, मेल करिए कि हम लोग भी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कमेटी में अपनी, वो लेंगे। आपका जस्टिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। सुना क्या? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अब बताइए क्वेश्चन क्या था? एक एक करके पूछिए हाँ भाई सर। पूछो कन क्या बोल। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मेरे को लगेगा आगरा वाले लोग जो हैं वो थोड़े सो रहे थे खाना खाने। आएंगे आएंगे। ज़्यादा खाना खा गए।
नहीं, आगरा की 3 चीज बड़ी उठ के फेमस आना है। उठ के आगरा का ताजमहल बड़ा फेमस है, आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, आगरा का पागल खाना बड़ा मजे लेने के लिए आज भी चला गया कहीं, लेकिन लोग आगरा को बोल देते हैं आगरा की 3 चीज अरे फेमस है है। साहब है आगरा में है। सर हाँ जी, सुबह शाम दोनों बात करते हैं। आप बैठ के आराम से पूछे, मुझे अच्छा लगेगा। सर कोई बात नहीं, वहाँ से आवाज़ नहीं हाँ, हाँ बताइए। सभी पूछ जाएगी। उसके अंदर हम जैसे हमारे लोकल यहाँ पर जो भी गलाई वाले हैं, उनकी हम सोना गलवाते हैं। हाँ जैसे 250 ग्राम 300 ग्राम कम से कम तो आदमी गलवाएगा। आप गलवाएगा। उसके अंदर हम सोना गलवा रहे हैं, उसमें बराबर का मेल लगाते हैं चांदी और कॉपर में हाँ ठीक है, अच्छी बात है। लगवा रहे हैं, तो कम से कम उसके अंदर 300 से 400 मिली घटत आती है, 300-400 मिली। अभी आपने मेरे को एक मशीन बताई थी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया। आप अगर खुद का मेल्टिंग का छोटा सा रखेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। वो मेल्डिंग लगाते हैं, जैसे हमने 250 ग्राम मेटल का मेल्डिंग लगाया अपने यहाँ, हाँ, नीचे मेल लगाया, उसके ऊपर गोल्ड व्हील का लगाया, तो कम से कम कितनी घटत आनी चाहिए उस मेल्डिंग मशीन लगाने के बाद? अगर आप 250 ग्राम सोना गलाते हैं तो 10 मिलीग्राम बस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जब बिल्कुल प्रॉपर 1200 बिल्कुल प्रॉपर सर, मैं जो बात कह रहा हूँ कच्ची नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, आप शायद 6 महीने में पैसे वसूल कर तो लेंगे। ये मशीन आपकी आगरे के अंदर मिल जाएगी मार्केट के मिल अंदर? जाएगी। मुझे मैंने कहा मैन्युफैक्चरर्स, मुझे कुछ मालूम है, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम है कि आगरा में मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगरा में मैन्युफैक्चर नहीं है, एक बॉम्बे में है, एक राजकोट में है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है वैसे, कि ये बहुत बड़ा अंतर है कि 250 मिली और उसमें 10 मिली में इतना बड़ा 250 अंतर आ ग्राम गया। कम से कम सोना 10 मिली गलवाएगा तो 250 मिलीग्राम हम 250 ग्राम में 400 एक्सेप्ट नहीं करते। हम नहीं एक्सेप्ट करते, हमारा सिस्टम ही नहीं सर एक्सेप्ट बता रहे हैं 10 मिली, तो बहुत अंतर है ना। एक साल में 10 मशीन ले लेंगे। 1 किलो सोना गलाएंगे, 100 मिली छोड़िए, 60-70 मिली लॉस होता है। और जो 60 से 70 मिलीग्राम लॉस होता है ना 1 किलो में, ये सर कुछ मशीन क्रूसिबल में रह बता जाते रहे हैं, वो तो मैं समझ गया, कुछ वो कैसा पार्टिकल्स गलाती फिर भी मिली। पोर करते हुए और थोड़ा बरस जाता है। बरसना आप समझ जाए। भाई, खड़े होके बताओ कौन सी वाली मशीन है आपके पास? आओ इधर आके आगे आ जाओगे। यहाँ आ जाओ। आपके पास कौन सी मशीन इधर है? इधर सामने इधर। इलेक्ट्रॉनिक बता रहे हैं, लोकल बाजार। OR वालों से लेके आया था मैं, किशन किससे? लाल वालों। किशन लाल औजार वाले से डायरेक्ट मेल्टर है, एलिमेंट वो आधा घंटा गर्म होने में लगती है, धीरे धीरे लाल वो होती है। एलिमेंट वाली वो नहीं। और हम लोग जो इंडक्शन मेल्टर यूज करते हैं वो 5 मिनट में 7 मिनट में पूरा, 5 मिनट 7 मिनट, 2 किलो का चार्ज वो 5 मिनट। इंडक्शन वाली बोल रहे हैं। लेकिन वो एक ही बार गर्म होने का टाइम लेती है, उसके बाद वो बार तो बार 5 मिनट नहीं नहीं, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार गर्म होने में 20-25-30 मिनट लेती है, अगली बार वो 5-7-10 मिनट में गर्म होती है, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ वो पहली बार गर्म होने में 5-7 मिनट लेती है, नेक्स्ट चार्ज शायद 1 मिनट में होता है। तुरंत काम करती है। तुरंत काम करती है। जितनी स्पीड से गन गलाती है उतनी स्पीड से ही गलाई, गन की स्पीड को मैं कुछ नहीं समझता, गन गलाती नहीं है। जैसे कि घटती। गन सिर्फ आपकी आंखों को धोखा देती है। 15 साल हो गए मुझको गन से काम करते हुए। अरे जिंदगी मैंने कहा ना आपके नॉलेज को मैं बिल्कुल नहीं चैलेंज करता। हमारे बड़े बूढ़ों ने तो फूंक मार के गलाया हुआ है। आप पूछिए एक बार, गलाया फेफड़े होते थे उनके स्टील के। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, सही 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 लेकिन क्या बड़ों बूढ़ों ने किया हम कर सकते हैं? बस यही है। समझिए और उस पर विचार करिए। नहीं वो सही है मशीन। मैंने क्या कहा, मुझे नहीं राजकोट मालूम का आप पता लोग ले कौन लेना, अफोर्ड राजकोट कर का। सकेंगे कौन नहीं वहाँ से अफोर्ड मंगा कर लेना। सकेंगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि लागत वसूल कर देगी आप। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए उसमें जो राजकोट वाला है, सुनिए, राजकोट वाला 50-100 ग्राम की भी बनाता है, 200-250 की बनाता है। उसकी राजकोट वाले की ये है कि वो पूरी रेंज बनाता है, वो 20 किलो तक की बनाता है। वैसे मैं बताऊं, एक मशीन 50 ग्राम से स्टार्ट करके। अगर इन्होंने बताई है तो मैं कांटेक्ट करूंगा। एग्जीबिशन में अगली बार दिल्ली एग्जीबिशन में उसने स्टॉल लगाई थी। देखिए वो बता रहा BIS का सेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर आप लोग मेरे से, मेरा नंबर किसी ने लिया होगा इसमें था, हाँ। आप लोग पूछेंगे आगरा कॉन्फ्रेंस में मिले थे, रेफरेंस दे दीजिएगा। मैं कई बार जवाब नहीं देता। मेरे पास दिन के कई बार इतने ग्रुप हैं आपके जैसे महानुभावों के, सब कहते हैं निकल कैसे गए, तो मैंने उनको सबको आर्काइव में डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी बुद्धि कमज़ोर है, इसलिए मैं कभी कभी नहीं देखता। पर अगर इंडिविजुअल मैसेज आता है तो सुबह शाम में मैं जवाब जरूर दे दूँ। और कोई क्वेश्चन पूछिए। अभी तक मेरे को लग रहा है हमारी ऑडियंस जो है चार्ज अप नहीं है। खड़े हैं या? दुजून क्या होगा तो जल्दी से बोलो। बताया तो। क्या यहाँ तुम लोग नहीं करते चल बेना हाँ चल है ना? बोलो। अरे कुछ एक सवाल पूछ। सब समझ में आ रहा है सर जो बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? इसका मतलब जिज्ञासु नहीं है आप लोग, क्यूरियस नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सब काम आप लोग सालों साल से करते आ रहे हैं, पर किसी ने इसको एक सिस्टम में या एक प्रोसेस में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश नहीं की।
आप लोगों को शायद सिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये इन्होंने कहा ट्रेनिंग, मैंने कहा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इट विल बी इंटरएक्टिव सेशन, बात कर रहे हैं खाली, ट्रेनिंग कुछ नहीं है इसमें। मेरे को लगता है हाँ जी, आज बिल्कुल पूछिए। डाई कटिंग का काम है हाँ जी, और इतना गोल्ड लेके नहीं आता है, कस्टमर एक बार में काम हो जाए, हाँ वो अक्सर गलत नहीं पड़ता है। 20 ग्राम 25 ग्राम या 30 ग्राम हम देते हैं, इसको गलवा के ले आओ, तो गलवाने जाता है, गलवाने जाने पर ही 20 ग्राम में 200 मिलीग्राम कम कर देता है। हाँ हर वक्त घटता है। उस गोल्ड का जो ओनर है वो आप है या वो आपका जो कटवाने वाला था तो वो? कटवाने वाला वो है, गलती उसकी। लेकिन वो क्या दोबारा जाता है उससे कहने के लिए भाई इतना कम हो गया इसका, तो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं ये तो इतना तो घट जाएगा। हाँ, घट जाएगा। मेरे कहने का मतलब वही है, मैं कुछ नहीं कर डाई सकता, वालों इतना तो ने कर डाई सकता। वालों ने और लगा दिया। देखिए गोल्ड, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज बताई, गोल्ड हवा में कभी नहीं उड़ता। वो आरोप फिर हमारे पास आता है, वो क्या कहते हैं कि वो नारिया जो कह रहा है कि उसमें ऑयल लग गया, और लगा दिया ज्यादा। देखिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, सिर उठा के काम करिए। आपको कहिए कि ऐसा लगता तो मेरे यहाँ से तपा लीजिए सामने सामने। तो हम ऐसा करते ही हैं, हाँ। दबा के अपने उनके तो फिर क्या? कस्टमर के सामने तपा के दे देते हैं, अब गलवा के लाए इसको, जब तो और नहीं उड़ेगा और तो हमारे पास उड़ गया। अब देखिए ऐसा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग अगर मेरे ख्याल 10 से, मिलीग्राम वाली बात में मेरे को याद आ गया, जब मैं- 250 ग्राम में 10 मिलीग्राम घटता है। मैं ऐसा है जो मैंने जिससे फर्नेस खरीदी थी 1988-89 89 में खरीदी थी पहली बार इंडक्शन मीटर। दिल्ली में एक आध एक चेन वाले के पास होती थी, नई नई चीज़ थी। मैं एक स्पेनिश मशीन लाया था, वो फेल हो गया और उसका मेरे को कोई सपोर्ट इंडिया में नहीं मिला, ना तो उसका डीलर था। वो एक सफ़ेद हाथी ला के हमने रख दिया, मशीन रख दी, हम लोग खुश होते थे हमारे पास इंडक्शन मीटर पड़ा, पर काम तो करता नहीं था। बात करते 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 मेरे को पता लगा एक राजकोट में मैन्युफैक्चरर है, उसको मैंने कॉन्टेक्ट करा। उसने कहा मैं आपकी ले लूँगा, वो मेरे R&D के काम आएगी, पैसे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप मेरे से नई मशीन ले लो, आप खुश हो। उसने अपने बोला कि मेरी फर्नेस जो है गधा है, गुजराती है ना, गधा है गधा। वो बोलते आ गधो छे एक नंबर नो गधो, आ गधा ऊपर चढ़ी ना को तुम्हारा काम થઈ જશે। तो बोले ये गधा है, इसके ऊपर आप चढ़ो, सवारी करो, इसको अब्यूज़ करो। और वाकई में मेरे को पहली फर्नेस हमने उसकी लगभग 25 साल काम में ली और फिर भी वो फंक्शनल थी। मैंने यारी दोस्ती में अपने खास हॉलमार्किंग सेंटर के ओनर को दिया इस बात। सर जिस मशीन की आप बता रहे हैं वो 200-250 ग्राम वजन की लगभग कितने रुपए की आएगी? आप लोग मेरे से अलग से या आपके एसोसिएशन वाले, मैं इनको कॉन्टैक्ट डिटेल दे जाऊँगा, आप बात करके पूछ लीजिएगा उनसे। Thank you, sir. कितने कितनी है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट का फोरम है, मैं किसी इंडिविजुअल आदमी को यहाँ प्रमोट नहीं, राइट है वो सर। हाँ, आप मेरे से ले सकते हैं कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैं इनको भी दे दूँगा, आप इनसे ले लीजिएगा। आप पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, और आप लोगों में अगर 2-3 जने इकट्ठे खरीदेंगे तो मैं थोड़ा सा उसको फोन कोई इंफॉर्मेशन लगा। आपकी जो नया मार्केट में उसकी लगी आप काफ़ी फर्नेस लगी। सर एक सवाल काफी लगी हाँ जी हाँ जी प्लीज़। सर एक बताइए, ये छोटे जो वर्ग के हमारे समाज में कारीगर हैं, उनके लिए HID नंबर लेना कोई आसान नहीं है, तो GST वगैरह इसको देखिए नहीं आप कर सकते। बेच रहे हैं, एक ध्यान रखिएगा, जो ओनर होता है गुड्स का, जो वो बेच के उसको रिमूव करता है, तब उसको HID प्रिंसिपल ओनर को मटेरियल का प्रिंसिपल सर इस ओनर तरीके से क्या हो रहा है ना, छोटे वर्ग के मैं कारीगरों एक का मिनट उसी पे आ रहा हूँ। काम बड़े-बड़े लोगों पर चाहता जा रहा है, क्योंकि वो हमारे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अभी पीछे किसी प्रेजेंटेशन में मैंने कहा हाथ के कारीगर अपने देश में अब खत्म हो जाएंगे, ये सब कैड कैम मशीनों से काम। सर इसलिए मैं ये सवाल तो आपसे किया है ना कि छोटे वर्ग के कारीगर वालों 10-20 ग्राम का काम कर रहा है बाजार में लेके, हाँ तो उसके आज से तो काम खत्म होता जा रहा है, ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर पर ही जाता जा रहा है। देखिए BIS उसके का लिए कुछ लाइसेंस सुविधा इन्होंने होनी हमसे तो चाहिए ना। पैसे लिए हैं सर लाइसेंस के। नहीं, मैंने पैसे- कहा जब फ्री किया तो सर मेरे रिफंड दे दो ना, हमने आपका कौन सा बुरा किया। लेकिन आज कहने का मतलब ये BIS का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप ले सकते हैं। जब आप बेचें तो आपको HID कराना है, लेकिन अगर आप बेच नहीं रहे, किसी के लिए जॉब वर्क कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरी नहीं। तो कोई हमारे पास और हम लोग चाहते हैं इस बार हम ये रिप्रेजेंटेशन भी देंगे कि आप मैन्युफैक्चरर को भी अलाउ कर दीजिए जो किसी के लिए जॉब वर्क पे कर रहा है, कि वो भी हमने तो मंत्री जी से डिमांड की थी सेल्फ सर्टिफिकेशन, मंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है,
पर हॉलमार्किंग सेंटर जो पॉलिटिक्स के पीछे दब गया। सुनिए, हमने पीयूष गोयल के सामने, जो हमारे मंत्री जी, उनके सामने विचार विधि करी हुई थी, उनके सामने रखा कि सर आप लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करते। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को अपने बनाए हुए माल में कॉन्फिडेंस है, दम, मैं मार्किंग करके देता हूँ, HUID मैं करूँगा, मेरे को नहीं मटेरियल भेजना लैब तक, टेस्टिंग की फैसिलिटी मैं इन हाउस रखूँगा, मैं ही HUID करके दूँगा। और अपने एक बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, करेक्ट, बिल्कुल। तो हमको मालूम हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें कॉन्फिडेंस है। तो पीयूष गोयल मंत्री जी ने कहा तो बहुत अच्छा आइडिया, करो भाई करो इसको। आप लोगों ने सुना किसी ने आज तक सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात नहीं? आप जैसे मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते? आपकी एसोसिएशन है, लिखिए सेल्फ सर्टिफिकेशन। आज से 8 साल पहले स्नेह भटला थी, तब हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का आइडिया उठाया, 3 जनों ने खाली लिख के भेजी चिट्ठी, एक मैं, एक श्रीनिवासन एमरल्ड और तीसरा टाइटन, कहीं टाइटन की अपनी फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा हम सेल्फ सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट को, जब बहुत सारे प्रोडक्ट में BIS सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ करता है मार्किंग में, तो वाई नॉट गोल्ड यू, राइट सर? और वो कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम ये होती है। मैं कहता हूँ मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी लगाऊंगा, मैं खुद जांच करूंगा, मैं सर्टिफाई करके दूंगा, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर ये गवर्नमेंट ये मान जाती, या BIS के जो अधिकारीगण जो राजनीति करने वालों की बात नहीं सुनते। जी तो सवाल था ना हाँ, कि आप, मैं समझ गया, आप मेरा मतलब ये कि मान लो आप मेरे कस्टमर है, मेरा छोटा काम है, मैं कारीगर खुद हूँ, तो मेरे को मालूम है अपना काम मैं स्वयं कैसा बना रहा हूँ। तो हम जैसे कारीगरों का तो कितना काम पतन होता जा रहा है कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर पर जा रहा है, वो GST वगैरह इतना अफोर्ड कहाँ से कर पाएगा, उसका टर्नओवर इतना तो है नहीं, वो मान लो महीने में 100, 200, 500 ग्राम बना रहा हो, उस तक कहाँ से सब। तो मेरा मतलब यही है कि इसकी तरफ से जो HID की क्या सुविधा हो सकती है छोटे वर्ग के कारीगर में, वो तो कोई सर, ये सुविधा है सुझाव नहीं। इनका जरूर गलत सवाल नहीं है, हम लोग कमेटी में उठाएंगे। नहीं आप ये ये हमने पहले भी मान लो मैं उठाई है। स्वरोजगार कर रहा हूँ, हाँ। मेरी मान लो आप 50 साल बिल्कुल की सही एज कह रहे हैं, है, आपका अधिकार है। इसीलिए क्या है ना, हमारे समाज ले लियो में चाय। सुनार की जो बच्चे हैं चाय, नई पीढ़ी, चाय उसको अपने काम से हटाते जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं इतनी नहीं है, उतनी संकट है, उसके लिए पूरी रकम चाहिए। आजकल 100 ग्राम सोना 8 लाख रुपए होता है सर, बिल्कुल होता है। 8 लाख रुपए में अपने बच्चे को छोटा मोटा रोजगार भी कराएगा ना, सुकून की रोटी खाएगा। यहाँ तो बाबा ने बनाया, नाती तक की गारंटी है। गलत कर रहा हूँ बताइए आप? ऐसा है कि स्टील के बर्तन बेचने वाले के पास गया मैं धनतेरस के दिन, मेरी मदर ने कहा जाके लिया कुछ, मेरे को उसकी क्वालिटी थाली की अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा और कुछ दिखाओ, क्या भाव है? तो मैंने उससे खाली क्वालिटी और भाव पूछा, उसने मेरे को कहा सुनार तो अपनी माँ का भी नहीं हाँ छोड़ा। सर जी, सुकून मिलता है ना हमें। सुनिए मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैंने कहा ये रिजक है तुम्हारी रोजी रोटी, इसको हाथ में लो, कसम खाओ, इसी का जेवर पहनाना तो माँ को, कसम खा। सही बात है। दुकान भरी धनतेरस का दिन, मैंने कहा तुमने मेरे से आज तक 1 मिलीग्राम सोना नहीं खरीदा है, तुम मुझे जानते हो कि मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, मैं सुनार का बच्चा हूँ, क्योंकि उसके बच्चे और मेरा बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? तुम सुबह सुबह स्कूल में छोड़ने आते हो, कभी हम लोग भी छोड़ने आते हैं, PTA मीटिंग में मुलाकात हो जाती है, इसलिए जानते हो ना। और मैं तुम्हारे यहाँ से बर्तन लेता हूँ, ये मेरी गलती है। उसके अलावा तुमने कभी 1 मिलीग्राम खरीदा? हाथ जोड़ने लग गया। मैंने कहा इसको यही मैं आज तुम्हें कह के जा रहा हूँ, भगवान मेरी बद्दुआ तुम्हें लगी, यही पहनाना पड़े तुम्हें। सफेद हो गया उसका चेहरा भाई साहब, हाथ जोड़ने लग गया। मैंने कहा आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मैंने गाली तो दी नहीं आपको। आप किसी को जाति पर टिप्पणी करो, रेसिस्ट कमेंट करो, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमें बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट, किसी को भी नहीं करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं। ही नहीं पैदा होता। ठीक है, यही सवाल था मेरा। तो मैं यही कहूँगा नहीं सर, मेरा कि गलत आपका जवाब था। सवाल सही है, हाँ, ये बात यही पहले आ बोला चुकी है कि हमारे पास भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए नई सेल्फ इस सर्टिफिकेशन काम स्कीम में- चालू की जाए। सर, अब आप कह रहे हैं तो हमें और थोड़ा फोर्स मिल रहा सर, ये है, अभी- इस बार मैं जाऊंगा, मैं थोड़ा और जोर से चिल्लाऊंगा। मैं आगरा गया जी, थी, मैं वहाँ थोड़ा फलाने सवाल थे, आप उन्होंने तक कहा, पहुंचाना था, क्यों? बस और कुछ नहीं था सर। धन्यवाद। गुड, थैंक यू। और कोई मेरी बात किसी के समझ में नहीं आई, सबके ऊपर से निकल गई। थैंक यू वेरी मच। मैंने बोर तो नहीं किया आप लोगों को?